जानते हैं कि विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें पांचों किंगडम के क्या क्या नाम था। पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते थे। दूसरा ग्रुप का नाम था प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे। तीसरा ग्रुप का नाम था फंजाई, जिसमें मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते थे जिनके पास सेल वॉल काइटिन का बना होता था। और चौथा ग्रुप था प्लांट किंगडम, प्लांटी। और पांचवा ग्रुप है एनिमेलिया, जिसमें से हम लोगों ने मोनेरा किंगडम के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। प्रोटिस्टा ग्रुप को हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। फंजाई ग्रुप का भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम प्लांटी किंगडम की तरफ चल रहे हैं। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी 5 ग्रुप से मिलकर प्लांट किंगडम बना है। उन पांचों ग्रुप का नाम क्या है। पहला ग्रुप एल्गी, दूसरा ग्रुप ब्रायोफाइटा, तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइटा, चौथा ग्रुप जिम्नोस्पर्म और पांचवा ग्रुप एंजियोस्पर्म। जिसमें से पहला जो ग्रुप है एल्गी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्गी चूँकि हमें पता है, जब हम लाइकेन का स्टडी कर रहे थे तो लाइकेन एसोसिएशन था एन एल्गा एंड ए फंजाई। और एल्गा का कंपोनेंट को हम लोग लाइकेन में कह रहे थे फाइकोबायोएंट, और जो फंजाई का कंपोनेंट था उसे हम लोग कह रहे थे माइकोबायोएंट। तो वहाँ हमने स्टडी किया था कि एल्गी हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू द हायर प्लांट। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है जो कि हायर प्लांट के सिमिलर होता है, इसलिए ये अपना फूड खुद बना पाती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो है क्लोरोफिल को बियर किए हुए रहता है। इनका प्लांट बॉडी थैलस टाइप का होता है। थैलस का मतलब हो गया द प्लांट बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड। थैलस किसे कहते हैं। थैलस हम लोग कहते हैं कि प्लांट बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड into root, stem and leaves। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट जिसका बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहेगा, उसे हम लोग थैलस कहेंगे। तो एल्गी का प्लांट बॉडी भी थैलोइड होता है, यानी इसका भी रूट, स्टेम और लीव्स में जो है वो प्लांट डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद बनाता है। और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो है इनका हैबिटेट होता है वाटर। ये वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं। तो वाटर के अंदर जो हैबिटेट होता है, जिसे हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, वो 2 तरह का होता है, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर के अंदर जैसे कि रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, ये सभी चीज़ें आती है। और मेरीन वाटर जिसमें ओशियंस आते हैं। तो मेरीन वाटर जो होता है वो सेलाइन कंडीशन का होता है। सेलाइन कंडीशन किसे कहते हैं। मेरीन वाटर जो होता है, मेरीन वाटर वो आपको सेलाइन कंडीशन का होता है। सेलाइन मतलब होता है कि इनमें NaCl कॉमन साल्ट जो है वो डिजॉल्व रहता है ज़्यादा मात्रा में। तो
कॉमन साल्ट डिजोल्व होने की वजह से ये साल्टी वाटर बन जाता है। तो साल्टी वाटर में भी कुछ एल्गी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी कुछ एल्गी रहते हैं। उसके बाद एल्गी में अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, जिस वजह से अलग अलग एल्गी का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। और पिगमेंट के अकॉर्डिंग और उनमें स्टोर फूड के अकॉर्डिंग, यानी किस केमिकल कंपाउंड के अंदर फूड स्टोर रहता है एनर्जी के रूप में, और कौन सा पिगमेंट एल्गी के अंदर पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक यूनिक कैरेक्टर का, एक यूनिक कलर का, उस आधार पर एल्गी को 3 क्लासेज में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जब इनका कलर का हम लोग स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि क्लोरोफाइसी का कलर ग्रीन होता है, फियोफाइसी का कलर ब्राउन होता है और रोडोफाइसी का कलर रेड होता है, जो कि इनमें पाए जाने वाले स्पेशल पिगमेंट की वजह से होता है। एल्गी आर सिंपल क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। They are found in various habitat: soil, moist stones, wood and soil. Few form associated with fungi, just like in lichen and animals. तो एल्गी जो है वो बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। हाँ, हैबिटेट कहते हैं, देख लीजिए, हैबिटेट्स कहते हैं द प्लेस वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव मोस्ट कंफर्टेबली। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सुविधाजनक रह सकता है, सुविधाजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है, तो उसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। तो एल्गी का भी वेरियस हैबिटेट पाया जाता है, अलग अलग हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। सोइल में भी पाए जाते हैं, गीला पत्थर स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन्स में के ऊपर भी उग जाते हैं, लकड़ी के ऊपर भी उग जाते हैं, और कुछ एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के लाइकेन के रूप में रहते हैं, और कुछ एल्गी एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बना के रहते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता लगाएं, ये जानें कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो द बायोकेमिकल प्रोसेस by which any living organism produce more of its own kind। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जो कि अपना एक फिजिकल डेवलपमेंट के बाद फिर से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को इस अर्थ पर मेंटेन रखता है, इस अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन जो एल्गी के अंदर होता है वो 3 तरीके से होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन 3 तरीके से एल्गी जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया जाता है एल्गी के अंदर, तो हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर कॉमनली कॉल्ड जू स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी के अंदर वो
ज़्यादातर अलग अलग स्पोर्स की सहायता से होता है, जिसे हम जू स्पोर कहते हैं। यानी एल्गी के अंदर जू स्पोर जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। यानी एल्गी का शरीर जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो सभी टुकड़ा जिसके अंदर क्रोमेटिन का कुछ अंश होगा वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, फ्रेगमेंटेशन तो ये क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स यानी टूट जाना, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू फ्रैगमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में, खंडों में टूट जाता है। एंड ईच फ्रैगमेंट that contains each fragment that contains nucleic acid, और वो सभी फ्रेगमेंट जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का कुछ भाग रहेगा, कुछ पार्ट रहेगा, कुछ मात्रा में न्यूक्लिक एसिड चले जाएंगे, या क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा, फ्रेगमेंट के अंदर चला जाएगा, या फ्रेगमेंट जब कटेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के कुछ भाग उसके अंदर होंगे, तो वो फ्रेगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ईच फ्रेगमेंट दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड इन इट कैन डेवलप्ड इनटू न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे बॉडी को दो या दो से ज़्यादा भागों में तोड़ दे, और जब सभी भाग जिसके अंदर क्रोमेटिन का कुछ भाग रहेगा, न्यूक्लिक एसिड यानी क्रोमेटिन का कुछ पार्ट रहेगा, वो सभी फ्रेगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएंगे। तो एल्गी के अंदर जो प्रोसेस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो होता है आपके फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होता है गैमेट के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें दो गैमेट्स बनेंगे, और उन दोनों गैमेट में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जिसमें से एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा, और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड सेल होता है, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले उसका स्टडी हम लोग करेंगे। फर्टिलाइजेशन तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता है टू फॉर्म जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, जिससे कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं?
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी, इसे हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी प्रोसेस का दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर दो गैमिट का, कौन से गैमिट का, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमिट में फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। और हम जान रहे हैं मेल गैमिट भी हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब इसमें केवल अ सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक ही सेट पाया जाता है क्रोमोजोम का, जिसे हम लोग जीनोम कहते हैं। जीनोम यानी जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोजोम का पाया जाता है, यानी एक जीनोम पाया जाता है हैप्लॉइड में, दोनों में। मेल गैमिट में भी एक सेट पाया जाता है क्रोमोजोम का, और फीमेल गैमिट में भी एक सेट पाया जाता है क्रोमोजोम का। और जब इन दोनों में फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी प्रोसेस के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो कि एक डिप्लॉयड सेल होता है। और यही जो है डिप्लॉयड सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसी डिप्लॉयड सेल के बार बार सेल डिवीजन से क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो गैमेट जो बनता है, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को समझकर पता लगा सकते हैं गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस तो ये कैसा प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन बाय गैमेट मदर सेल्स बाय मियोसिस। कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से। यानी गैमेट मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है इज कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो मान लेते हैं कि अगर मेल गैमेट बन रहा है तो मेल गैमेट को हम लोगों ने एल्गी में क्या कहा था, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, यानी इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है, जिसे हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। 2n का मतलब हो गया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब जब किसी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पेयर में पाए जाएंगे, तब हम उसे कहेंगे डिप्लॉयड कंडीशन में है क्रोमोजोम। यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, यानी 2 सेट ऑफ जीनोम का पाया जाए। तो हम जान रहे हैं कि गैमेट जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। तो सेल डिवीज़न हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का होता है सेल डिवीज़न। जब हम लोगों ने छोटे क्लासों में स्टडी किया होगा कि सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, तो सेल डिवीज़न हम लोग कहते हैं किसे, कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स बाय ओल्ड वन। नए सेल का प्रोडक्शन पुराने सेल से इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। सबसे पहले ये पता लगाया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विर्चो। और जब सेल थ्योरी दिया जा रहा था, तब रॉबर्ट विर्चो ने कहा था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू
cells are formed from pre-existing cells, यानी पहले से पाए जाने वाले सेल्स से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन ज़्यादातर बॉडी सेल्स के अंदर होता है और मियोसिस सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी गैमेट बनाने वाली सेल्स में मियोसिस होता है और बॉडी का फॉर्मेशन करने वाली सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो नई सेल बनती है, न्यू सेल्स, जिसे हम लोग डॉटर सेल भी कह सकते हैं, डॉटर सेल, इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोजोम नंबर जो होता है, न्यू सेल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज पेरेंट, यानी इनके अंदर जो क्रोमोजोम का संख्या जो होती है, क्रोमोजोम नंबर जो होता है, वो पेरेंट सेल के बराबर होता है। यानी अगर पेरेंट सेल के अंदर, पेरेंट बॉडी सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोजोम नंबर है और वो अगर 33 पेयर्स में पाई जा रही है, यानी इसकी कंडीशन अगर डिप्लॉयड है, तो इससे जो दो सेल बनेंगे वो दोनों सेल में क्रोमोजोम नंबर जो है वो 46 ही होगा, यानी दोनों जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉयड कंडीशन का ही होगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो पुरानी सेल से जो नई सेल बनती है, उसमें क्रोमोजोम नंबर पेरेंट के बराबर रहता है, यानी डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल ही बनता है और एक सेल दो डॉटर सेल्स को बनाती है। एक पेरेंट सेल के सेल डिवीजन से दो डॉटर सेल बनते हैं और दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर पेरेंट सेल के बराबर होता है। ये तो माइटोसिस सेल डिवीजन की बात हुई। अब जब मियोसिस सेल डिवीजन की हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ अलग है माइटोसिस सेल डिवीजन से। इसमें क्या होगा कि जो न्यू सेल्स जो बनेगी, न्यू सेल्स जिसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, हैव हाफ ऑफ दी क्रोमोजोम देन पेरेंट, यानी पेरेंट सेल्स, यानी पेरेंट सेल्स के अंदर जितनी क्रोमोजोम होगा, जितना क्रोमोजोम उस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, डॉटर सेल जो बनेगी उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है वो जस्ट पेरेंट सेल से हाफ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मियोसिस सेल डिवीजन में अगर हम मानते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है तो उससे 4 सेल्स बनेंगे और 46 क्रोमोजोम अगर 33 पेयर्स में है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर है, तो उससे पहला साइकिल जिसे हम मियोसिस फर्स्ट कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगे, जिन दोनों सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाएंगे, यानी हैप्लॉइड कंडीशन में हो जाएगा। और फिर ये दोनों सेल मियोसिस सेकेंड से जो है फिर से 2 सेल के अंदर बदल जाएगी और इस बार क्रोमोजोम नंबर जो है वो जितना पहले वाले सेल में था मियोसिस 1 के बाद उतना ही रहेगा, यानी 23 का 23 ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 साइकिल में होता है। पहला साइकिल हो गया मियोसिस फर्स्ट और दूसरा साइकिल हो गया मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर 46 क्रोमोजोम जो कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है, उससे पहले 23 क्रोमोजोम के 2 सेल बनते हैं
और फिर ये 23 क्रोमोजोम के 2 सेल फिर से 2 सेल बनाते हैं, यानी एक सेल जो है वो 4 सेल बनाता है, और 4 सेल के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल से जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसी मेथड को यूज किया जाता है गैमेटोजेनेसिस में, क्योंकि हम जान रहे हैं, यहाँ देखिए एल्गी के अंदर जो मेल गैमिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, एल्गी के अंदर जो मेल गैमिट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो कि मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट होता है। और जब गैमिट की बात हो रही है, यानी इसका कंडीशन जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, यानी इनके अंदर क्रोमोसोम केवल एक सेट में पाया जाएगा। इसी तरीके से जो फीमेल गैमिट जो होता है जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, ओवम फीमेल गैमिट होता है, ओवम या एग, चाहे जिस नाम से हम बुला लें, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। कैसे? कि भाई स्पर्मेटोजोआ मदर सेल, यानी स्पर्मेटोजोआ यानी मेल गैमिट को बनाने वाली सेल हो गई स्पर्मेटोजोआ मदर सेल। इसके अंदर क्रोमोजोम जो रहता है वो डिप्लॉइड कंडीशन का रहता है, और इससे जो 4, हम जान रहे हैं कि मियोसिस डिवीजन के बाद जो 4 गैमिट बनेंगे, तो इससे जो मियोसिस होगा तो उससे 4 क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। और स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन का होगा, यानी इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर आधा पाया जाएगा जितना कि इनको बनाने वाली स्पर्मेटोजोआ मदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितना क्रोमोजोम पाया जाता है उससे आधा पाया जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जो कि एक मेल गैमिट है। इसी तरीके से एग मदर सेल या ओवम मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड होगा, इनमें भी क्रोमोजोम के 2 सेट पाए जाएंगे, और इससे भी जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो होगा मियोसिस, उससे जो है वो एक एग बनेगा। वैसे तो 4 सेल बनने चाहिए, लेकिन 4 जो सेल बनती है उसमें से 3 सेल का डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, केवल एक ही एग जो है वो डेवलप्ड रहता है, और इसके अंदर क्रोमोजोम का एक ही सेट पाया जाता है। ये हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ये स्पर्मेटोजोआ जो कि हैप्लॉइड था, इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। ये फ्यूज हो जाता है एग से जो कि फीमेल गैमिट है, और ये भी हैप्लॉइड है, इसके अंदर भी क्रोमोजोम को हम लोग इसे करेंगे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो उससे जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं क्यों हो जाता है डिप्लॉइड, क्योंकि ये हैप्लॉइड यानी स्पर्मेटोजोआ का हैप्लॉइड क्रोमोजोम एग के हैप्लॉइड क्रोमोजोम से मिलकर डिप्लॉइड यानी 2n जाइगोट बना लेता है। अब इस जाइगोट में अनेक बार जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी ये जो है जितनी भी क्रोमोजोम बनाएगी, जितनी भी सेल्स बनाएगी जाइगोट बार डिवीजन से, उन सभी सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है वो पेरेंट सेल के इक्वल रहेगा, और उससे पूरा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है, और नया एल्गी जो है हमें देखने को मिलता है, नया एल्गी बन जाता है, न्यू एल्गी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 गैमिट के प्रोडक्शन से होता है, स्पर्मेटोजोआ और एग। अब होता क्या है कि किसी एल्गी के अंदर स्पर्मेटोजोआ और एग ये जो होते हैं वो हमें सिमिलर दिखाई देते हैं,
यानी इनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट इन दोनों को नहीं कर पाते हैं। एग और स्पर्मेटोजोआ को हम लोग अलग अलग नहीं बता पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं आइसोगेमस। आइसोगेमस। तो कुछ एल्गी के अंदर जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं। उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर दोनों जो है वो एक जैसे होते हैं, इसलिए आइसोगेमस कंडीशन के होते हैं। कुछ एल्गी के अंदर ये स्पर्मेटोजोआ और एग जो है वो डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर यानी उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। अगर सिमिलर भी पाए जाए, इनका मॉर्फोलॉजी अगर सिमिलर भी पाई जाए तो इनका फंक्शन यानी फिजियोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस ये भी किसी एल्गी के अंदर पाया जाता है, यानी गैमिट का ऐसा कंडीशन जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जो है वो अलग अलग हो, या अलग अलग नहीं भी हो, देखने में अगर एक जैसे दिखाई दे फिर भी उनके फंक्शन में कुछ ना कुछ क्या हो, अंतर हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगेमस कंडीशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है ऊगेमस कंडीशन क्या होता है कि इसमें फीमेल गैमिट जो होता है, फीमेल गैमिट वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है और नन मोटाइल होता है, यानी वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है, नन मोटाइल होता है, क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। और इनका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम मात्रा में जो है वो ये बनते हैं एग, फीमेल गैमिट यानी एग बहुत कम मात्रा में, एक या दो। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और ये नन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। और जो मेल गैमिट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, यानी इनका शेप जो है वो मोती की तरह होता है और मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब इनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है, तो ये आसानी से जो है वो फीमेल गैमिट तक पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके जाइगोट बनाते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब ये देखिए, हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन से पहले का काम है गैमिट का बनना, तो ये हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर यानी गैमिट का बनना और मेल गैमिट का फीमेल गैमिट तक पहुंचना, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन से पहले की चीज़। और जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाती है तब इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन से जो बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है जिससे नया एल्गी बनता है, ये होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो एल्गी के अंदर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्गी के अंदर तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एल्गी को इनके अंदर किस तरीके से फूड स्टोर रहता है और इनमें पिगमेंट किस तरीके का पाया जाता है जिस वजह से अलग अलग एल्गी का कलर अलग अलग होता है, उस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी। हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लोरोफाइसी का कलर ग्रीन होता है, फियोफाइसी का कलर ब्राउन होता है और रोडोफाइसी का कलर रेड होता है। इसलिए हम क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। और इनके बारे में अच्छी तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी हमने पिछले क्लास में अच्छी तरीके से कर रखा है। हमने अच्छी तरीके से देख रखा है कि जो क्लोरोफाइसी एल्गी होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड पाया जाता है जिस वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। और रोडोफाइसी में आर फाइको इरिथीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिस वजह से इनका कलर रेड होता है। उसके अलावा हमने देखा कि तीनों ग्रुप के जो एल्गी होते हैं लगभग इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है बिल्कुल सेम होता है, यानी
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों ग्रुप में फ्रेगमेंटेशन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ग्रुप में जूस्पोर से होता है, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, जो जूस्पोरेंजिया के अंदर बनता है। पियर शेप का जूस्पोर होता है, जिसपे 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं अनइक्वल लेंथ के, जिनकी लंबाई अलग अलग होती है, लेटरली रूप से बॉडी से अटैच रहते हैं, और वो मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों तरीके से होता है। और हैबिटेट ज़्यादातर हमने देखा कि सभी एल्गी का हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक है, यानी वो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मेरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रुप में पाए जाने वाले एल्गी के कुछ एग्जाम्पल हैं: क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा। ये कुछ क्लोरोफाइसी हो गए, यानी इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिस वजह से इनका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसे हम लोगों ने क्लोरोफाइसी ग्रुप के अंदर रखा है। इसी तरीके से फियोफाइसी ग्रुप के जो एल्गी हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया फ्यूकस, इनके अंदर जो है वो कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल, ये 2 चीज़ें पाई जाती है, जिस वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हो गए जेलिडियम, पोरफायरा और ग्लासिलेरिया। इनके अंदर R-फाइकोइरिथीन नाम का ये पाया जाता है पिगमेंट, जिस वजह से इनका कलर जो है वो रेड होता है। इसके बाद अलग अलग एल्गी के अंदर फूड जो है वो अलग अलग तरीके से स्टोर रहते हैं। जैसे इनके अंदर फूड जो क्लोरोफाइसी के अंदर फूड पायरिनोइड में स्टोर रहते हैं, और फियोफाइसी के अंदर फूड जो है वो लेमेलेरियन या मेनिटोल के रूप में स्टोर रहता है, और रोडोफाइसी के अंदर जो फूड है वो फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर वाला होता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन जो हम देखते हैं तो पता चलता है कि तीनों में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में जूस्पोर से होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। कर्स